गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इंग्लिश सीखने में व्यस्त हैं। आज हम आगे अपनी जर्नी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया था। एक छोटा सा डिस्कशन और करना था क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। अब देखिए, हमने कल पढ़ा था कि सिंस के साथ हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं और सिंस के साथ जो हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं वो टाइम का पॉइंट एक पास्ट का टाइम का पॉइंट होता है। वेरी गुड। अब हमें ये तो पता है कि जो सिंस होता है उस सिंस के साथ में जो हम टाइम का पॉइंट यूज करते हैं वो टाइम का पॉइंट हमारा कहाँ का होता है? वो टाइम का पॉइंट हमारा पास्ट का होता है। यानी दिस टाइम पॉइंट इज द रेफरेंस ऑफ अ पास्ट टाइम पॉइंट। यानी पास्ट से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक वो कंप्लीट है और अभी वो ऑन गोइंग एक्शन है और ऑन गोइंग एक्शन होने की वजह से वो कंटिन्यूअस भी है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों स्टेट को दिखा रहा है और इसीलिए हमने उस टेंस का यूज कर लिया जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को दिखाए। वेरी गुड। तो हमने कल की पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सिंस के बाद लिखा गया जो टाइम एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? वो पॉइंट होता है। वेरी गुड। टोटल टाइम एक्सप्रेशन होते हैं हमारे दो। पहला होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और सिंस के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं और फॉर के बाद हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखते हैं। वेरी गुड। और सिंस के बाद जो टाइम का पॉइंट हम लिखते हैं हमेशा ध्यान रखना वो टाइम का पॉइंट पास्ट का एक टाइम का पॉइंट होता है। मैंने एग्जाम्पल की मदद से कल आपको अच्छे से समझाया था। अब उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि सिंस के बाद लिखा गया टाइम एक्सप्रेशन एक पॉइंट होता है और वो टाइम एक्सप्रेशन जिसे हम पॉइंट कह रहे हैं वो पास्ट का कोई एक पॉइंट होता है। वेरी गुड। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सिंस प्रीपोजिशन की, तो जब हम सिंस प्रीपोजिशन के बाद में एक टाइम का पॉइंट लिखते हैं तो वो टाइम के पॉइंट में सिंस का मीनिंग आता है निकल के फ्रॉम। हमेशा ध्यान रखना, जब हम सिंस के बाद कोई भी टाइम पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैं लिखूं आई एम राइटिंग टू लेटर्स फॉर 3 आवर्स, या आप मान लीजिए यहाँ सिंस लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 9 AM। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया है। वेरी गुड। सिंस के बाद हमने टाइम का पॉइंट लिखा है। वेरी गुड। अब सिंस के बाद जो टाइम का पॉइंट लिखा रहता है वो एक पास्ट का टाइम का पॉइंट होता है। वेरी गुड। और टाइम डिसाइड द टेंस, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ टेंस डिसाइड करना पड़ेगा। और सिंस के साथ हम कौन सा टेंस लिखते हैं बेटा? तो सिंस, जब सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखा रहता है तो हम वहां पर टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें पता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही लिखते हैं, लेकिन अगर उस एक्शन का जो मैंने राइट किए हैं लेटर्स, कितने 2 लेटर्स में लिख चुका हूं, तो जब रिजल्ट मेंशन हो एक्शन का तो हम उसको परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो आई हैव रिटिन 2 लेटर्स सिंस 9 AM लिख दिया। अब मेरा कंसर्न यहाँ पर, ये एरर तो मैंने समझा दी आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब सिंस को एज अ प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं और इसके बाद एक टाइम का पॉइंट लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है फ्रॉम। यानी जो मैंने लेटर लिखने का काम स्टार्ट किया था वो फ्रॉम 9 AM, 9 AM से शुरू किया था, या यहाँ कुछ भी हो सकता है, 10 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई भी एक टाइम का पॉइंट लिखा हुआ हो सकता है। जैसे सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ था, जैसे इट हैज बिन रेनिंग, जैसे मैंने लिखा इट हैज बिन रेनिंग
सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर जो ये सिंस है ना बेटा, इस सिंस का मतलब ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद हमने एक पॉइंट लिखा है, टाइम का पॉइंट लिखा है। अब जो ये टाइम का पॉइंट है ये पास्ट का एक टाइम का पॉइंट है। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। और जब हम इसके साथ टाइम का पॉइंट लिखते हैं तो सिंस प्रीपोजिशन का मतलब कहीं ना कहीं होता है फ्रॉम। जो फ्रॉम मीनिंग कन्वे करती है हमारी प्रीपोजिशन, वही मीनिंग होता है सिंस का। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी बारिश किस समय से स्टार्ट हुई, तो बारिश के स्टार्ट होने का टाइम है बेटा मॉर्निंग। मैंने लेटर कब लिखना स्टार्ट किए, फ्रॉम 9 AM। लेकिन हम सिंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि सिंस प्रीपोजिशन पास्ट के टाइम के लिए यूज की जाती है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम की, तो फ्रॉम यूज की जाती है फ्यूचर के लिए, ठीक। लेकिन अभी आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंस प्रीपोजिशन जो होती है उसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा जाता है, और वो टाइम का पॉइंट जब उसके साथ लिखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉम का मीनिंग कन्वे करती है। इतना समझ आया? वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें तो फिर कैसा है, तो जो ये सिंस प्रीपोजिशन है, ये सिंस प्रीपोजिशन एक कंजंक्शन भी होती है। और जब ये कंजंक्शन होती है तो ये रीजन को बताती है। इसके बाद हम एक रीजन लिखते हैं। आपको पता है कि कंजंक्शन का काम होता है क्लाउज बनाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक। जैसे आपने सुना होगा कंजंक्शन, जो मैंने आपको द सेंटेंस यूनिट चैप्टर में पढ़ाया होगा थोड़ा सा कंजंक्शन के बारे में। तो कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। तो वही कंजंक्शन, जब हम सिंस प्रीपोजिशन को कंजंक्शन बनाकर लिखते हैं तो उसका मतलब उसके साथ वहां पर वो मीनिंग कन्वे करती है बिकॉज का। किसका? बिकॉज का। यानी सिंस का मतलब वहां पर क्या होता है, बिकॉज होता है। जब सिंस के बाद हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं तो उसका मतलब निकलता है फ्रॉम। और जब सिंस के बाद हम सिंस को एज अ कंजंक्शन बनाकर उसके बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखते हैं तो वहां उसका मतलब निकलता है बिकॉज। और वहां ये रीजन बताने के लिए उपयोग की जाती है, यूज की जाती है। अब देखिए ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है कंजंक्शन चैप्टर का। अब जब ये कंजंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट है तो हम इसे टेंस में क्यों पढ़ रहे हैं? आपको ये जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब ये चीज हमें कंजंक्शन चैप्टर में पढ़नी चाहिए, क्योंकि सर अभी तो आपने हमें कंजंक्शन नहीं बताया, तो मैं कंजंक्शन चैप्टर में दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा और मैं वहां आपको रेफरेंस लेकर बताऊंगा टेंस चैप्टर का, कि टेंस चैप्टर हमने सिंस प्रीपोजिशन के बाद टाइम के पॉइंट लिखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंस के बाद हमेशा टाइम के पॉइंट ही लिखे हुए मिलेंगे। जब सिंस प्रीपोजिशन होती है तब उसके साथ टाइम का पॉइंट लिखा जाता है। जब सिंस कंजंक्शन होती है तो उसका मतलब बिकॉज होता है, और बिकॉज जो कंजंक्शन का काम होता है वही इस सिंस का काम होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा कि हम सिंस को दो तरह से यूज करते हैं। पहला एज अ प्रीपोजिशन, दूसरा एज अ कंजंक्शन। इतना समझ आया नहीं आया? तो जब हम सिंस को एज अ प्रीपोजिशन लिखते हैं तो उस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम बनाकर लिखेंगे वो एक टाइम का पॉइंट होगा। अब जब वो टाइम का पॉइंट जो भी होगा वो टाइम का पॉइंट पास्ट का ही होगा। इतना समझ आया? और जब हम सिंस को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो ये वहां किसी रीजन को दिखाती है। रीजन मतलब किसी काम के होने के कारण को, कि क्या कारण है इस काम के होने का, और वहां उसका मतलब होता है बिकॉज। जैसे अब आप यहां पढ़िए, कीर्ति गोट लेट टू द ऑफिस सिंस ही वॉज स्टक इन अ जाम। अगर हम यहां देखें तो जो ये सिंस है इसके बाद हमने कोई टाइम का पॉइंट नहीं लिखा है।
अब हमने सिंस के बाद एक सब्जेक्ट लिखा है ही और पूरा एक प्रेडिकेट लिखा है। तो जब हम इसके सिंस के साथ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट बनाकर लिखते हैं तो पूरा ये एक क्लाउज बन जाती है। अभी आप इस बारे में ना पढ़ें क्योंकि मैंने आपको क्लाउज देखिए बताया था थोड़ा बहुत, वो मैंने आपको इसीलिए ही पढ़ाया था। इससे पहले जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी कि उनका आने वाले चैप्टर में यूसेज होते हैं। अगर नहीं आपने देखी है वो वीडियोस तो आप उनको एक बार देखिए, और आपको नहीं समझ आता है तो आप बने रहिए। हो सकता है यही आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अभी कंजंक्शन के बारे में नहीं जानते, जब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंजंक्शन के बाद कैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है, कैसे प्रेडिकेट लिखा जाता है, जब आप इन्हीं बातों को नहीं जानोगे तो अभी आपको चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। तो क्या हम उससे डर जाएंगे? बोलो बोलो, क्या हम उनसे डर जाएंगे? नहीं। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिंस के बाद टाइम का पॉइंट ही लिखा मिले। कभी कभी हम सिंस के बाद क्या काम करते हैं, एक इवेंट भी लिख देते हैं। अब वो इवेंट अगर हमने लिख दिया तो वो इवेंट किसी काम के होने का रीजन होगा। क्या होगा? रीजन होगा। और जब रीजन होगा तो उसका मतलब होगा बिकॉज। क्या होगा? बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में, शायद कुछ और हो मुझे नहीं पता, बट शायद जहां तक मुझे याद है उसका मतलब क्योंकि ही होता है। तो बिकॉज। तो अब हम कह रहे हैं कि कीर्ति गो लेट, कीर्ति लेट हो गई ऑफिस के लिए। क्यों हो गई भाई वो लेट? क्योंकि वो जाम में क्या हुआ था? फंस गई थी। तो देखिए उसका लेट होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? बोलो। उसके लेट होने का रीजन है जाम में फंसना। तो अब यहां ये जो सिंस है एज अ प्रीपोजिशन यूज नहीं हुई है, ये एज अ कंजंक्शन यूज हुई है। अगर हम बात करें यहां पर, दे हैव बिन वॉचिंग मूवी सिंस 9 AM। अब देखिए मूवी देखना और सिंस, अगर यहाँ बिकॉज मीनिंग देखो, क्योंकि 9 बज गए यानी 9 बज गए क्योंकि हम 9 बजे मूवी देख रहे हैं। क्या ये मूवी देखने का 9 बजे रीजन हो सकता है? लेट होने का रीजन हो सकता है कि हम जाम में कहीं फंस गए इसलिए लेट हो गए। कीर्ति गोट लेट बिकॉज ही स्टक इन द जाम, ही वॉज स्टक इन द जाम, कि वो जाम में फंस गई थी इसलिए वो लेट हो गई। यानी उसके लेट होने का रीजन क्या है? जाम में फंसना। तो उस रीजन को हमें और उस एक्शन को कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करते हैं। तो सिंस को हम एज अ कंजंक्शन भी लिख लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप देखोगे कि सर आपने तो बताया था सिंस के बाद हमेशा टाइम का पॉइंट लिखा रहेगा, अब यहाँ तो टाइम का पॉइंट नहीं है, यहाँ तो सब्जेक्ट भी लिखा है और प्रेडिकेट भी लिखा है। तो अब आप देखो, सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करो। अगर सिंस के बाद लिखा गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो भी बनाए और उसका अर्थ, उसका मीनिंग निकले कि वो किसी काम का रीजन है, किसी इवेंट का रीजन है, उसकी वजह से कुछ दूसरा हुआ है काम, यानी वो जो लेट हुई है वो इस जाम में फंसने की वजह से लेट हुई है, तो वहां पर वो कंजंक्शन का काम करता है। और कंजंक्शन का वहां पर उसका अर्थ होता है बिकॉज। तो इसीलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, अभी ये सेंटेंस सही है। मैंने बस आपको इतना बताया है कि सिंस के बाद टाइम का पॉइंट भी लिखा जाता है, और सिंस के बाद हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखकर एक क्लाउज भी बनाते हैं, और वो क्लाउज होती है किसी दूसरे एक्शन का रीजन, कि किस वजह से कोई दूसरा काम हुआ है। उम्मीद करता हूं अभी कुछ कुछ समझ आया होगा। अब आप कहोगे कि सर हमारे एग्जाम में इसका क्या लेना देना है? हमें तो आप ये बताओ हमारे एग्जाम में इसका क्या लेना देना, हमें ये किस तरह से हेल्प करेगा, हमें इसमें किस तरह से चीजें देखनी है, समझनी है, हमारे एग्जाम में किस तरह से एरर आएंगी। देखिए आज के समय में जिस तरह से एग्जामिनर एग्जाम के लेवल को धीरे 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 बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कम पढ़ करके सिलेक्ट हो जाएंगे, या थोड़ा पढ़ा कहीं से तब पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता।
मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, खुद आपका सिलेक्शन होगा। देखिए आप एक छोटी सी बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप क्या मान लीजिए 78 मार्क पे सिलेक्शन होता, 150 में से 98 पे सिलेक्शन होना था और आपने 97 करे, 97 आ गए आपके, आप जीवन भर अफसोस करते रह जाएंगे कि मैं इतना तो पढ़ा और मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो मैं आज ऐसा ना होता। देखिए सक्सेस का ये एक सक्सेस का रास्ता होता, ये इधर इससे इधर फेलियर है और इससे इधर सक्सेस है। जो बंदा इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाता है ना, लोग उसी की इज्जत करते हैं, समाज भी उसी की इज्जत करता है और उसी की वैल्यू होती है। लिटरली बता रहा हूं, आप यहां भी खड़े हो ना, इतने छोटे पीछे भी, इतने भी पीछे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इस पॉइंट से अगर इतना सा भी आगे हो ना, छोटा सा जरा सा भी, इस सक्सेस के पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इतना सा भी आगे हो, तो लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे। देखिए आपका माहौल, हमारे गांव लोगों का या इन सब चीजों का माहौल यही होता कि हमारा पढ़ा लिखा होना जांचा जाता है। हम पढ़े लिखे तब कहलाते हैं जब हम पढ़ के नौकरी ले लें। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी सीधे हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आपके पास नौकरी नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। आप सक्सेस नहीं हो तो कुछ नहीं हो समाज की नजर में। मैं नहीं कह रहा इस बात को, समाज आपको इस तरह से देखता है, आपको इस तरह से लोग देखते हैं, आपको जज करने। लोग यहाँ जजमेंट लेके बैठे हैं, एकदम से जज पास कर देते कि ऐसा है वैसा है। तो अब चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमें पढ़ना था। ये सारी बातें मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि देखिए चीज़ों को अगर आप जितना समय के रहते पढ़ लेंगे ना, समय रहते समझ लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही आपको फायदा देने वाला है आने वाले समय में। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज लाइफ के लिए सीखी जाती है बेटा। एग्जाम तो आपका पास हो ही जाएगा, आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे या किसी और टीचर से पढ़ोगे तो आप एग्जाम तो क्लियर कर ही लोगे। बट लैंग्वेजेस लाइफ के लिए सीखी जाती हैं, लाइफ लॉन्ग सीखी जाती हैं, ताकि आप इसका यूज कर सको, इसको समझ सको, इसको बोल सको, इसको लिख सको। ऐसा ना हो कि रूल नंबर इतना इतना रह जाए और पता ही नहीं चले, क्योंकि आगे ड्यूटी भी करनी है बेटा, ड्यूटी की जाती है सर्व करने के लिए। तो खाना पूर्ति के लिए कुछ मत करो, क्या ही फायदा फिर। देखिए वापस आते हैं हम पॉइंट पे। हमें पता है कि हम सिंस का यूज करते हैं दो तरह से। पहला, हम सिंस के बाद एक रीजन लिखते हैं और उस रीजन में जब हम लिखते हैं तो सिंस का मतलब निकल के आता है बिकॉज। और सिंस के बाद हम एक टाइम का पॉइंट भी लिखते हैं और तब उसका मतलब निकल के आता है फ्रॉम। वेरी गुड, हमने दोनों चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं कि सिंस के बाद हम फ्रॉम का मीनिंग ही कन्वे करने के लिए सिंस के बाद हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं और उसका मीनिंग फ्रॉम ही निकलता है। लेकिन वो उस समय क्या कहलाता है बेटा? वो उस समय कहलाता है आपका कंजंक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि सिंस के साथ जब कोई रीजन लिखा हो और उसका मतलब बिकॉज निकले तो वो एक कंजंक्शन होता है। अभी ये देखो, और सिंस के बाद जब टाइम का पॉइंट लिखा हो और उसका मतलब उस समय फ्रॉम निकलता है और उस समय वो एक प्रीपोजिशन कहलाता है। वेरी गुड। अब हम बात करें तो सिंस के साथ हम टाइम का पॉइंट भी लिखते हैं और उसका मीनिंग फ्रॉम ही निकलता है, लेकिन उस समय भी वो कंजंक्शन कहलाता है। तो अभी अब आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, दो बार कंजंक्शन दो बार प्रीपोजिशन, तो आप इसको काट करके आप बस इतना ही याद रखो, प्रीपोजिशन। अपनी हम सहूलियत के लिए इसको प्रीपोजिशन मान लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना सिंस का यूज किया जाता है दो तरह से, जब इसका मतलब हो बिकॉज और जब इसका मतलब हो फ्रॉम। जब इसका मतलब बिकॉज होता है तो इसके बाद एक रीजन लिखा जाता है किसी दूसरे एक्शन के लिए। एक रीजन लिखा जाता है किसी दूसरे एक्शन के लिए। मैं लेट हो गया क्योंकि मैं जाम में फंस गया था, सिंस आई वॉज स्टक इन द जाम। यानी मेरे जाम में फंसने का रीजन है मेरे लेट होने का। मैं तुम्हारे घर नहीं आया, माई मोम हैड, मतलब आपकी मम्मी बीमार हो गई, सिंस माई मोम गॉट ले, कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी आप रीजन कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके लेट होने का रीजन या आपके ना आने का रीजन जो है, वो रीजन अब सिंस के साथ तब लिखते हो तो उसका मतलब वहां बिकॉज होता है, और जब सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखोगे तो तब उसका मतलब होता है फ्रॉम। क्या होता है बेटा?
तब उसका मतलब वहां होता है फ्रॉम। अब हम देखिए इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई और हमने पढ़ भी ली। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब आपके मन में इतना होगा कि सर आप इतनी देर से बस पढ़ा ही रहे हो, पता नहीं सर आप कहाँ की बातें करते हो, कहाँ निकल जाते हो, हमारे एग्जाम में कैसे आएंगी ये सारी चीजें? आप तो हमें क्वेश्चन आंसर कराओ ना, आप हमें एरर लेके आओ, फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आओ, और स्पोर्ट एरर लेके आओ, कॉमन एरर लेके आओ, और ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये सब पढ़ाओ ना सर। तुम हमें क्या पढ़ाते रहते हो? तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा, देखिए चीजों को ना एट द एंड हम जितना अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देखिए जो एरर से पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन आंसर आप रटना चाहते हो, वो क्वेश्चन आंसर रटने वाली चीजें होती हैं कि इस क्वेश्चन में ये तो ये रट लो, इस क्वेश्चन में ये क्यों रट लो, क्वेश्चन का आंसर रट लो, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बट उस समय जब हमारे एग्जाम में नए क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा खुद का हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, खुद का हमें अपना लॉजिक यूज करना पड़ता है कि ये कहाँ एरर होगी। जब आप इस अप्रोच से, जैसे कि कॉमन एरर वाला 10 एरर करा दो, 150 एरर करा दो, ये करा दो, वो करा दो, जब आप उस अप्रोच के साथ एग्जाम में जाते हो ना, तो आप तुक्का ही लगा करके आते हो। 100% समथिंग जितने भी इस तरह से पढ़ते हैं ना, वो हमेशा तुक्का ही लगा कर आते हैं। जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन का आंसर पता होना एक बात है, और क्वेश्चन क्यों गलत है, क्यों सही है, कैसे सही कर सकते हैं इसको, इसके गलत होने का पीछे का रीजन क्या है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, ये एक अलग लेवल की चीज है। तो मैं आपको एरर्स तो पढ़ाता ही हूं, लेकिन उसके पीछे की सारी जितनी भी लॉजिक वाली बातें हैं, क्यों ये सेंटेंस गलत हुआ, क्या इसकी सिचुएशन थी जिस वजह से ये गलत है, ये रूल बना तो कैसे बना, कैसे हमने डिसाइड करा कि हमें ये यूज करना है, कैसे हम यस्टरडे होता है तो ये लिख लेते हैं। तो इनके पीछे की जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके लेके चलता हूं। अभी आपको जब आप हम इस चैप्टर को आज या कल में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, इस चैप्टर की जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब आप देखना कि आप कैसे चुटकियों में सवालों को उड़ाते हो। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या सीख चुके हो। बट आप अगर स्टिल अभी तक यहां तक क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हो ना, तो आपसे बेहतर टेंस पढ़कर कोई एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूं, अगर आपने ईमानदारी से क्लासेस को देखा है। तो देखिए अब हम ज्यादा बातें ना कर करके वापस अपनी क्लास पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंस के बाद हम एक टाइम का पॉइंट लिखते हैं। अब वो टाइम का पॉइंट हमेशा पास्ट का होता है। अब वो टाइम के पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक्चुअल टाइम का पॉइंट हो, या फिर इवेंट को हम एज अ टाइम का पॉइंट बना लेते हैं, यानी इवेंट को एज अ टाइम पॉइंट यूज कर लेते हैं। अब कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं कहूं आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। अब अगर हम देखें तो मैंने क्या लिखा है बेटा, तो अब मैंने 2022 लिख दिया। ठीक, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अब उसने मान लीजिए 1987 में पढ़ानी शुरू की थी, मान लीजिए मैंने 2022 में पढ़ानी शुरू की है, 2022 में शुरू की थी। अब मान लीजिए कोई मुझसे पुराना व्यक्ति है, जैसे मेरे टीचर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, हो सकता है उन्होंने इस समय पढ़ानी शुरू की हो सकता है उन्होंने 1919 में पढ़ानी शुरू की हो सकता है उन्होंने 2012 में पढ़ानी शुरू की हो। अब मान लो अब वो ईयर ही भूल जाए, चलो एक टीचिंग करना तो एक एक्टिविटी ज्यादातर सबको याद रहती है, मेजर इवेंट। अब एक बात बताओ, आपको एक हैबिट है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, अब मुझे ये नहीं पता, मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर चीज खाता हूँ या पीता हूँ, या मुझे उस पर्टिकुलर चीज को मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे एक मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे नहीं पता कब से मुझे इस चीज की आदत लगी, जब भी मैं खाली बैठता हूँ, हर टाइम नहीं, लेकिन जब भी मेरा मन करता है तो मैं बुक पढ़ लेता हूँ। अब ये मेरी एक हैबिट है, अब मुझे खुद नहीं पता ये कब से लगी, अब ना मुझे वो ईयर याद है अभी, तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा?
मान लीजिए आपका तो एक दोस्त बना, ठीक। अब आप दोस्त तो बना, आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आपको एग्जैक्ट कुछ याद ही नहीं है, एग्जैक्ट ईयर भी आप मान लीजिए आप भूल गए। तो आपको कोई बहुत पुराना फ्रेंड है, जैसे आपके पापा के कोई पुराने फ्रेंड है, जैसे आपके कोई दादा के पुराने फ्रेंड है। अब आपके दादा तो खत्म हो गए, मान लीजिए आपके दादा हों, बड़ी अच्छी बात है जिंदे हैं तो, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेशन में है, आपके दादा हैं, परदादा जी हैं, उनके दोस्त थे। अब उनके दोस्त वो पता नहीं कब से थे, लेकिन आपको एक इवेंट याद है कि मेरे पापा एक बार वहां गए थे। अब मेरे पापा दिल्ली गए थे, यानी जब से वो दिल्ली गए हैं तब से वो उनके दोस्त हैं। यानी अब हम यहाँ टाइम के पॉइंट को एज अ टाइम पॉइंट नहीं बनाकर लिख रहे, हमने किसी एक एक्शन को, किसी एक इवेंट को ही टाइम का पॉइंट बना लिया। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से दिल्ली में मिले या आप कहीं भी मिले, आप और आपका कोई महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र आपको कहीं इवेंट में मिले, किसी शादी में मिले, तो आप क्या कहोगे कि जब से हम शादी में मिले हैं हम अच्छे दोस्त हैं। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर टाइम का पॉइंट ना लिख करके हम उस इवेंट को ही बताना चाहते हैं कि जब वो हुआ तब से हम दोस्त हैं, या जब वो हुआ तब से कोई काम कंटिन्यू है। यानी हम टाइम का पॉइंट बना करके हम इवेंट को, यानी किसी एक्शन को भी टाइम का पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, हम सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखते हैं। अब वो टाइम का पॉइंट एक्चुअल टाइम का पॉइंट, जैसे 2 बजे, 3 बजे, यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई पर्टिकुलर ईयर हमने लिख दिया 2012-13, लेकिन हम एक्शन को भी एज अ टाइम पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो अब जब हम इसको लिखते हैं तो मैं वो सिचुएशन बताता हूं। अब उस सिचुएशन को बताने के लिए अब हम जब सिंस को देखेंगे तो आपको सिंस को देखने के बाद अगर हम यहां देखें तो सिंस के बाद यहां टाइम का पॉइंट नहीं लिखा है। अब जब सिंस के बाद टाइम का पॉइंट नहीं लिखा है तो अब हमारी मदद करेगा कि इसका मतलब फ्रॉम है या इसका मतलब बिकॉज है। और जब सिंस का मतलब बिकॉज होता है तो ये कंजंक्शन होता है, और जब सिंस का मतलब फ्रॉम होता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद एक टाइम का पॉइंट लिखा जाता है, और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद टाइम का पॉइंट जो लिखा जाता है वो पास्ट का एक टाइम का पॉइंट होता है। अब हम सिंस के बाद टाइम का पॉइंट बनाकर किसी इवेंट को भी लिख देते हैं, और इवेंट को जब लिखते हैं तो ये कंजंक्शन ही कहलाता है, लेकिन हम अभी अपने कंफ्यूजन के लिए इसको कंजंक्शन नहीं मान रहे। हम ये समझेंगे कि सिंस का मतलब जब फ्रॉम हो तो वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, और जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो उसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा होगा, और जो भी उसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा होगा वो पास्ट का टाइम का पॉइंट होगा। और जब सिंस के बाद हम कोई टाइम का पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पता है, आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हो कि सिंस प्लस टाइम पॉइंट जब भी कहीं लिखा हुआ मिले तो आपको टेंस यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है, कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ये अच्छे से हमने सीख लिया है। अभी जो आज हमें सीखना था वो ये था कि सिंस के बाद हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं, और उस टाइम के पॉइंट को हम किसी एक्शन के द्वारा भी बता सकते हैं। यानी सिंस के बाद कभी कभी टाइम का पॉइंट बना करके हम किसी एक्शन को भी लिख देते हैं। मैं दोबारा से बताता हूं कि सिंस प्रीपोजिशन के बाद टाइम का पॉइंट लिखा हो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर हमसे खेला खेलता है कि आओ बच्चों खेल खेलते हैं, और उस खेले खेले में ही हमसे गलती करवा देता है। तो क्या अब हम डर जाएंगे?
अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस सिंस का मतलब बिकॉज है या उस सिंस का मतलब फ्रॉम है। अगर उस सिंस का मतलब बिकॉज होगा तो उसके बाद रीजन लिखा होगा, तो हम कोई भी टेंस लिख लेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कंजंक्शन में क्या लिख सकते हैं। लेकिन सिंस का मतलब जब फ्रॉम होगा और उसके बाद एक ऐसा इवेंट लिखा होगा जिसको हमने एक टाइम का पॉइंट माना है जहां से कोई एक एक्शन होता हुआ आ रहा है, तो जब सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखा हुआ होता है तब तो तय है, निश्चित है कि दो ही टेंस लिख सकते हो, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अभी ये मेरे बताने से समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपको सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखा हुआ नहीं मिला तो आपको पैनिक नहीं होना। अब यहां समझने की कोशिश करनी है कि सिंस का मतलब फ्रॉम है या सिंस का मतलब बिकॉज है। अब हमें इतना सा समझना, मैंने कहा दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस कि उन्होंने हमें 2 बार कॉल कर ली है। सिंस दे हैव गॉन देयर, जब से वो वहां गए हैं। अब यहां हमें कॉल करने का रीजन है कि जब से वहां गए हैं, नहीं? क्या रीजन लग रहा है आपको? क्या इसका मतलब बिकॉज है या फ्रॉम है? तो अगर हम गौर से देखें तो ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब यहाँ फ्रॉम दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट फ्रॉम ही है, यानी कहीं ना कहीं इसका मीनिंग हमें दिखाई दे रहा है कि फ्रॉम है। और जब इसका मीनिंग फ्रॉम होता है तब हम इसको एज अ प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? तो यहाँ पर ये बन गया प्रीपोजिशन। वेरी गुड। अब नीचे लिखो, ही मेड नो मिस्टेक्स सिंस ही अराइव्ड हेयर, कि जब से वह यहाँ आए हैं उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है। अब उनका यहाँ आना उनके मिस्टेक करने का रीजन है या उनका यहाँ आना एक टाइम का पॉइंट है और उस समय से लेकर के अभी तक उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। तो अगर हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिंस ये एज अ प्रीपोजिशन काम कर रहा है और हमने इसके बाद जो लिखा है ये एक टाइम का पॉइंट है। अब ये टाइम का पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। देखिए टेंस कौन सा यूज करना है वो तो बात की बात है, हम कर लेंगे, लेकिन हमें चीजों को यहां समझना पड़ेगा। देखिए हमें क्या लगता है, हमें कोई ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि सर कोई एक आसान सी चीज बता दो ना, सर आप ये बता दो, और ऐसे ही आसान आसान में ना वो उल्लू बन जाते हैं। और अच्छा, तैयारी करने में से ये बताओ कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? मुश्किल से 1% 2% बच्चों का। वो उन्हीं का होता है, या तो उनकी एकेडमिक लेवल पे उन्होंने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है या फिर प्रिपरेशन के दौरान चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। जब वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस समय, तो बेटे पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपने एकेडमिक में अच्छा पढ़ा है तो आपको यहाँ थोड़ी कम पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी स्कूलिंग भी ठीक नहीं हुई है, आपने स्कूल में भी मौज मस्ती ली है और आप चाहते हो मैं यहाँ भी नहीं पढ़ूँ, ऐसे ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। चीज़ों को खींच के अच्छे से समझकर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप सिंस का मतलब बिकॉज है या फ्रॉम है, प्रीपोजिशन है, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा ना। आप सेंटेंस पढ़ो, पढ़ के समझो। देखिए बहुत से लोग ना, टीचिंग ना एक रियलिटी में ना बिजनेस बन चुकी है, इंडस्ट्री। आपको यहाँ कुछ भी मीठी मीठी बातें बना करके अपने बेंच में बुलाएंगे, आपसे फीस लेंगे, बच्चे भोले होते हैं, फीस जमा की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने टीचर स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ ना, मैं भी लाइब्रेरी में रहा हूँ, पढ़ाई की है मैंने, अभी भी जाता हूँ, और मेरे आसपास जितने भी मेरे जानने वाले वो सब भी जाते हैं। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसने लाइव ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद रखा। और उनमें से क्लास कितने लोग अटेंड करते हैं वो मुझे पता है, आपको भी पता है। तो बेटा वो क्यों? क्योंकि जितनी मीठी मीठी बातें उन्होंने डेमो में करके बच्चों को बुलाया था कि ये करा देंगे, वर्दी लगवा देंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4 5 1700 जो स्टार उन्हें दिलवाने, कोई अपनी फोटो लगा रहा वर्दी में, कोई कुछ। भाई क्या चल रहा? टीचर हो, तुम्हारा पढ़ाने का काम है, तुम पढ़ाओ।
और अपने बच्चों को जो ज्ञान की चीज देनी है, जिससे बच्चे का सिलेक्शन हो, वो चीजें दो। अच्छा, आपको क्या लगता है उनके बैचेस से सिलेक्शन हो रहे हैं? जिन बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं ना, वो बेटे उनकी स्कूलिंग अलग ही लेवल की होती है। बीटेक हुआ, आप उनकी कभी क्वालिफिकेशन पूछना, बीटेक से उल्लंघ पल्लंघ तो कोई कोर्स भी ना होता उनका। और हम तुम देखो, जैसे मैंने अभी लैंग्वेज की उल्लंघ पल्लंघ, हम तुम जो गांव के देहात के बच्चे होते हैं ना, उनकी तो भाषा ही अजीब सी रहती है, ये उल्लंघ पल्लंघ, इधर हो जा उधर। तो चीजों को समझो बेटा, आपके लिए वो सारी चीजें बहुत कठिन है। आप ठीक है, आप ना उस ट्रैप में फंस जाते हो। आपको ना लगता कि बड़े सब्सक्राइबर हैं, बड़ा ये है, बड़ा चैनल है, या फीस जा रही है तो अच्छा ही होगा। अब क्या ही बातें करें। अब वापस से टॉपिक पे आते, थोड़ा ना बच्चों को बीच में आपको ना बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ना लोग ना चीजों को समझना नहीं चाहते। हम उनसे जब तक स्ट्रेस देकर नहीं कहेंगे ना, हम, अच्छा आपके पास ये भी तो लो जाओ, हम तुमसे क्यों पढ़े, हम तुमसे क्यों पढ़ें, आपका ये भी तो जवाब है। आपके तो सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप तो ये भी नहीं हो, आप तो वो भी नहीं हो, आप में तो ऐसा है, आप में तो वैसा है। क्या ही इस बात को पे कहूँ मैं। तो लोगों को लगता है ना, लोग चमक धमक पे ज्यादा मरते हैं, क्या कोई मतलब नहीं उन्हें वहां से, क्या चीजें बैक एंड पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इंडस्ट्री। बस अब वापस आते हैं, जो हमें पढ़ना वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, बी हैव डेवलप्ड अलॉट, वेरी गुड, कि हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम, देखिए हमारा फ्रीडम मिलना क्या हमारे डेवलप्ड होने का रीजन हो सकता है? मैंने क्या कहा था, सिंस के बाद अगर कोई रीजन लिखा हो, सिंस के बाद कोई रीजन लिखा हो तो वहां इसका मतलब बिकॉज होता है, क्योंकि होता है, कि हम डेवलप्ड हो गए अलॉट क्योंकि हमें फ्रीडम मिल गई। तो क्या हमें फ्रीडम मिलना एक रीजन है हमारे डेवलप्ड होने का? तो आपको लगेगा हाँ सर, हमें आजादी नहीं मिलती तो हम पहले गरीब होते, ये होते, वो होते। मान लीजिए एक नौकर है, या मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार को आपने किडनैप कर रखा था, या मान लीजिए बंदी बना रखा था। अब वो परिवार को आपने बंदी बनाने से छोड़ दिया, यानी अब अपने उनको बंदी बना रखा था, किडनैप कर रखा था, आपने उनको फ्रीडम दे दी, उसको छोड़ दिया। अब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्या कहा, अब वो पढ़े लिखे नहीं है, बताओ, और ना ही उनसे कुछ आता है, ना ही उनसे कुछ जाता है, तो क्या वो डेवलप्ड कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो शायद डेवलप्ड कर पाए। हो सकता है वो सरवाइव करे चीजों को, इधर उधर की चीजों पे, मतलब कुछ भी करे। तो डेवलप्ड होना एक रीजन नहीं हो सकता। हो भी सकता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। हमारा डेवलप्ड होना एक टाइम का पॉइंट है, कि हमारी डेवलपमेंट तब से शुरू हुई। किसी को फ्रीडम मिल गई इसलिए वो डेवलप्ड हो गया? नहीं। कभी कभी कुछ लोग बेकार भी हो जाते हैं फ्रीडम मिलने पे। तो आपको आपके घर से फ्रीडम मिल जाए तो कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, ऐसा भी तो होता। तो हमारा फ्रीडम मिलना एक इवेंट है, एक टाइम का पॉइंट है, कि हमारी डेवलपमेंट तब से शुरू हुई है जब से हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। अगर हमें आजादी नहीं मिलती तो हम डेवलप्ड नहीं करते, और हमारे डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई है, जहां से हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, डेवलप्ड होना कोई एक दो दिन का काम तो है नहीं, इसको होने में टाइम लगता है। अब कहां से हमने डेवलप्ड होना शुरू किया, कौन सा वो पॉइंट है जहां से डेवलपमेंट शुरू हुआ? तो वो है फ्रीडम, कि जब से हमें फ्रीडम मिली है तब से डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो यहां फ्रीडम मिलना एक टाइम का पॉइंट है। तो इस प्रीपोजिशन के बाद जो ये लिखा है, ये टाइम का पॉइंट है। वेरी गुड। तो सिंस के बाद हमने ये टाइम का पॉइंट लिख दिया, और यहां सिंस का मतलब है प्रीपोजिशन है, यहां पर है कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ही, लेकिन हम प्रीपोजिशन अभी समझ लेंगे अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमने प्रीपोजिशन ही पढ़ते आए। मैं कंजंक्शन चैप्टर में आपको एकदम से क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। बट अभी आप इसको इतना समझें कि सिंस यहाँ एक प्रीपोजिशन है, और उस प्रीपोजिशन के बाद एक पास्ट का टाइम पॉइंट लिखा है, कि जब से हमें फ्रीडम मिली है तब से हमने डेवलप्ड करना शुरू किया है, और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक हम थोड़े बहुत डेवलप्ड हैं, और आगे भी ये कंटिन्यू जारी है, और डेवलप्ड होंगे। अब देखिए क्या है, ही हैज बीन वेटिंग सिंस द सन हैज रिजन। अब सन का राइज होना राइजन है। अब सन का राइज होना हमारे वेट करने का कारण है, कि सन राइज हो गया, हम वेट कर रहे हैं।
हम वेट कर रहे हैं क्योंकि सनराइज हो गया? नहीं। अब यहां सन का राइज होना एक टाइम का पॉइंट है। वेरी गुड। अब ये टाइम का पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हम वेट कर रहे हैं कब से? तो फ्रॉम सन राइजिंग, जब से सन निकला है तब से। यानी हमारे वेट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से ये वेट करना शुरू हुआ कुछ समय तक, जिस समय हमने यहां से सन का, सूरज का निकलना मान लीजिए यहां निकला, और जिस समय हम बात कर रहे हैं इसकी टिल नाउ, यहां तक ये एक्शन कंप्लीट है और आगे भी जारी रहेगा, तो आगे ये इनकम्प्लीट है। हम यही तो दिखाना चाहते हैं। तो हमारा वेट करना स्टार्ट हुआ है कहां से? सन के राइज होने से। यानी कि जो ये सिंस के बाद लिखा है ये एक टाइम का पॉइंट है, और सिंस को यहां एज अ प्रीपोजिशन लिखा गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब अगर हम देखें, दे हैव रिसीव्ड मैनी लेटर्स सिंस दे शिफ्टेड हेयर। अब कोई बच्चा या कोई आप लोग ही हो, आपके जैसे मान लीजिए आपके पापा जी पुलिस में हैं या कहीं हैं, और उनकी ड्यूटी कहीं लगी है और वो शिफ्ट हुए हैं। अब वो शिफ्ट हुए हैं तो अब उनका शिफ्ट होना, और उनको एक दूसरा एक्शन हुआ है, रिसीव हुए हैं मैनी लेटर्स। तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स आए हैं उनके पास, क्योंकि वो यहाँ शिफ्ट हो गए। तो उनको लेटर्स मिलना क्या उनके शिफ्ट होने का रीजन है? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि जब से वो यहां आए हैं, जिस टाइम से वो यहां आए हैं, उस टाइम से अब तक जिस समय हम बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे लेटर्स आ गए। ज्वाइनिंग का लेटर कि आपको यहां आके ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ये करना है, वो करना है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि उनको रिसीव लेटर होने का एक टाइम का पॉइंट है कि जब से वो यहां शिफ्ट हुए हैं उन्हें बहुत सारे लेटर्स आए हैं। तो ये सिंस यहां एज अ प्रीपोजिशन यूज हुई है, और इसके बाद हमने एक टाइम का पॉइंट लिखा है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। देखिए, आपको सेंटेंस पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़कर मीनिंग निकालना ही पड़ेगा कि सिंस को एज अ प्रीपोजिशन यूज किया गया है क्या, या सिंस को एज अ कंजंक्शन बिकॉज का मीनिंग कन्वे करने के लिए, बिकॉज का मीनिंग कैरी करने के लिए यूज किया गया है। कि जो मीनिंग बिकॉज का होता है, क्योंकि वाला मीनिंग है, या जब से वाला मीनिंग है, या जब से कह दो, फ्रॉम कह दो, तो आप जब से ही समझो कि जब से या फिर क्योंकि। अगर इसका मीनिंग जब से निकले तो ये प्रीपोजिशन है, और इसका मीनिंग क्योंकि निकले तो ये एक कंजंक्शन है। अब मैंने कहा इट हैज रेन हैवीली सिंस आई वोक अप, कि जब से मैं उठा हूं तब से बारिश हो रही है। यानी बारिश होने का हैवीली क्या रीजन है मेरा उठना? क्या मैं उठ गया इसलिए बारिश हो रही है? आपको लगेगा हाँ सर मैं उठा हूं, मेरे उठने से बारिश हो गई। जैसा हम कहते हैं ना, आज भाई कैसा आ गए तुम हमारे घर, आज तो बारिश होगी। या आज तुमने कैसा, अरे भाई आज बड़े दिनों में दिखे हो, या आज तुमने बहुत दिनों में ये करा, आज तो बारिश होगी भाई। हम जनरली ये कहावत बोलते हैं या नहीं? अरे क्या आज बारिश, जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति है काम नहीं करता कभी भी, अब वो आपको काम करता हुआ दिख जाए तो वो क्या कहता है, अरे आज बारिश होगी भाई, इन्होंने काम करा है तो इनका काम करना बारिश होने का रीजन है। तो बेटा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा आप सिर्फ कहावत के लिए कहते हो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि कोई कोई काम कर रहा हो और बारिश हो रही हो, नहीं। तो किसी के काम करना किसी बारिश होने का रीजन नहीं हो सकता। हाँ, हाइपोथेटिकली किसी की मजाक बनाने के लिए बात कर रहे हो, वो अलग बात है। तो हमारा उठना क्या बारिश होने का रीजन है? ये टाइम का पॉइंट है कि जब से हम उठे हैं तब से बारिश हो रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ सिंस प्रीपोजिशन है, और ये सिंस प्रीपोजिशन क्या है? टाइम का पॉइंट है। वेरी गुड। देखो, कमल गोट लेट टू द ऑफिस सिंस ही वॉज स्टक इन द जाम। अब उसके ऑफिस लेट होने का टाइम है कि वो जाम में फंस गया, तो जवाब है नहीं। जाम में फंसना टाइम का पॉइंट नहीं है, जाम में फंसना एक रीजन है। और जब हम सिंस के बाद रीजन लिखते हैं तो इसका मीनिंग बिकॉज होता है, और ये उस समय कंजंक्शन होता है। वेरी गुड। अब जो चीज हमें टेंस में पढ़नी थी वो ये है, देखिए जब ये कंजंक्शन होगा तब हम इसके साथ क्या करेंगे वो पढ़ेंगे हम कंजंक्शन में। लेकिन जब ये टाइम के पॉइंट इसके बाद लिखा होगा और ये प्रीपोजिशन होगा, तब हमें क्या करना है वो पढ़ेंगे हम यहां।
तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, जो डिफिकल्ट चीज थी वो तो निकल गई और आपने समझ ली। हमने पढ़ा था कि सिंस के बाद जो भी आप टाइम का पॉइंट लिखोगे वो टाइम का पॉइंट पास्ट का होता है। अब वो टाइम का पॉइंट कोई एक्चुअल पॉइंट हो सकता है या फिर किसी इवेंट के थ्रू, यानी किसी इवेंट के जरिए या किसी इवेंट के द्वारा भी हम वो टाइम का पॉइंट बता सकते हैं। क्योंकि जब हमें उस इवेंट को बताना हो जब से वो हुआ है तब से कोई दूसरा एक्शन जारी है। जैसे जब से वो यहाँ गए हैं तब से 2 बार कॉल आ चुकी है, या जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो पहले जहां रहता था वहां खूब खूब सारी शैतानियां करता था, अब उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, तो जब से वो यहाँ आए हैं अब उन्होंने कोई गलती नहीं की। यानी जहां जब से वाला सेंस हो तो हम वहां उसको प्रीपोजिशन मानते हैं, और जब क्योंकि वाला सेंस निकले, मीनिंग निकले, तो हम उसको वहां कंजंक्शन मानते हैं। अब देखिए हमने फ्रीडम पाली है, ये एक इवेंट है कि हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई कहाँ से, जब से हमने फ्रीडम पाई है। हमने सन का राइज होना, हमने लेटर लिखने की शुरुआत करी कब से, जब से सनराइज हुआ है। अब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मान लीजिए आपने लेटर लिखना शुरू किया था, आपको टाइम नहीं पता, आप टाइम नहीं बताना चाहते, आपने देखा था कि जब मैं लेटर लिखना मैंने शुरू करा था तो सूरज निकल रहा था उस टाइम, तो सूरज का निकलना एक टाइम का पॉइंट है, ठीक। अब उस सॉरी एक इवेंट है, एक एक्शन है सूरज का निकलना, हमने उस एक्शन को ही टाइम का पॉइंट बना दिया कि हम तो जब से ये काम कर रहे हैं, जब से सूरज निकल रहा, जब से लेटर लिख रहे हैं। तो अब हमेशा ध्यान रखना कि सिंस के बाद जब भी टाइम का पॉइंट बना के हम किसी एक्शन को लिख दें तो हमें पता है सिंस के बाद लिखा गया टाइम का पॉइंट पास्ट का होता है। तो अब हम उस इवेंट में भी पास्ट का टेंस यूज करेंगे और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ये मैंने जो इतनी सारी चीजें आपको समझाई थी वो इसलिए समझाई थी कि जब हम सिंस के बाद कोई एक्शन को एज अ टाइम पॉइंट बनाकर लिखें तो वो टाइम पॉइंट हमेशा पास्ट का होता है, आपने पढ़ा है, और पास्ट का होता है इसीलिए हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो ये टाइम का पॉइंट हमने सिंस के बाद लिखा है ये पास्ट का है, क्योंकि सिंस के बाद लिखे गए सारे टाइम के पॉइंट पास्ट के ही होते हैं। तो अब हम ये देखें गौर से कि यहाँ कौन सा टेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। तो यहाँ क्या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट की बात आ गई इसमें, लेकिन ये एक्शन तो सारे पास्ट के होते हैं जो भी सिंस के बाद हम लिखते हैं, और हमने किसी एक्शन को अगर सिंस के बाद एज अ टाइम पॉइंट बना लिया है तो वो एक्शन भी पास्ट का ही होगा, तो हम उसे प्रेजेंट वाले टेंस में कैसे लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ इस एक्शन का टेंस बदलना होगा और हम क्या लिखेंगे यहाँ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपली हम कट करके लिख देंगे वेंट। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब हमें पता है कि इस वाले इतने पार्ट में हमारी कोई भी एरर नहीं बची। अब देखो टाइम डिसाइड द टेंस। सिंस के बाद जब भी हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं वो पास्ट का होता है, हमने वो पास्ट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। अब हमें पता है कि टाइम डिसाइड द टेंस, अब इस टेंस को डिसाइड करो एक्शन के, दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस। अब यहां सिंस के बाद जब भी टाइम का पॉइंट लिखा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही लिखते हैं जब तक दो कंडीशंस ना हो, या तो हमारी वर्ब स्टेटिव हो जिसका कॉन्टिन्यूअस बनना पॉसिबल नहीं हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख देते हैं, या फिर हमारा रिजल्ट मेंशन्ड हो। अब यहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है तो यहाँ दो सिचुएशन होनी चाहिए, या तो इसका कॉन्टिन्यूअस ना बनता हो कॉल वर्ब का, या रिजल्ट मेंशन हो। तो इसका कॉन्टिन्यूअस तो बन जाता है लेकिन इसका रिजल्ट मेंशन है, कॉल कितनी बार, हाउ मेनी कॉल्स, तो यहाँ ट्वाइस आ गया, 2 बार आ गया। तो रिजल्ट मेंशन होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ सही हो गया, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है।
और अगर नहीं भी समझा था, आपने इसी क्लास से, इसी सेशन से ज्वाइन करा है, तो अब आप समझ लें जो मैंने आपको समझाया है। वेरी गुड। अब जब सिंस प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद टाइम का पॉइंट जो लिखा जाता है, वेरी गुड, क्योंकि ये टाइम का पॉइंट है तो ये पास्ट का होगा, पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, ये वाला सही है। और दे मेड, अगर हम देखें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, लेकिन सिंस प्रीपोजिशन के बाद जब टाइम का पॉइंट लिखते हैं तो दो टेंस यूज होते हैं। आपको अच्छे से पता है कौन से वो दो टेंस होते हैं। वो दोनों टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कब लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ मेड तो गलत है, इतना तो हमें पता चल गया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब यहाँ कौन सा आएगा ये आपको कमेंट में करके बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर लिखने की कोशिश करोगे। देखिए, सही लिखोगे गलत लिखोगे वो बाद की बात है, लेकिन आप ट्राई करोगे ना। और जो बच्चे ट्राई करते हैं ना, वो उनसे जो नहीं ट्राई करने वाले होते हैं उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना है, उससे मुझे पता चल जाता है कि आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, कौन कौन बच्चा क्लासेस देख रहा है, कौन कौन बच्चा दिल से क्लासेस देख रहा है, दिल से चीज़ों को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली ऊपर से देखी और छोड़ दी, वो फिर कभी नहीं सीखते। आप 10 बार देख लो, 20 बार देख लो, फिर कभी नहीं सीखने वाले। तो मुझसे क्या, फिर तुम्हें ब्रह्मा जी भी सुबह आके तथास्तु कर दे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, वो जमाने तो गए अब। कि पहले तपस्या करी और बस बैठे, हे पुत्र क्या चाहिए तुझे बोल, बस सर बस हे भगवान मुझे इंग्लिश का ज्ञाता बना दे, या अल्लाह मुझे इंग्लिश का। तो भाई वो सारे जमाने गए अब तो पढ़ोगे मेहनत करोगे तो इंग्लिश सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। देखिए, हमें पता है कि यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा, आपको कमेंट में करके बताना है। वेरी गुड। अब यहाँ सिंस प्रीपोजिशन है, उसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा है। सिंस के बाद कौन से टाइम के पॉइंट लिखे होते हैं, पास्ट के। किसी एक्शन को हम टाइम का पॉइंट बना रहे हैं तो वो भी कहाँ का होगा, पास्ट का होगा। पास्ट का होगा तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट का टेंस यूज करेंगे। पास्ट का कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो गया। अब हमें क्या यूज करना है, पास्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी गॉट फ्रीडम। वेरी गुड। यहाँ हमने लिख दिया सिंस वी गॉट फ्रीडम। अब हमें पता है टाइम डिसाइड द टेंस। अब यहाँ सिंस के बाद जब भी टाइम का पॉइंट लिखा हो, दो टेंस यूज होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट मेंशन है, वर्ब स्टेटिव है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है तो ऑलवेज हमारी प्रायोरिटी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो अब हम यहां देखें तो हमने अलॉट लिख दिया, हाउ मच, कितना डेवलप्ड कर गए हम, बहुत। अलॉट हमने यहाँ रिजल्ट लिख दिया, तो हमने रिजल्ट लिख दिया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सही। तो हमारा ये अब क्वेश्चन हो गया सही। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ आ गई होंगी। देखिए, अगर ये रूल वाली क्लास होती ना, एक सिंपल सा रूल लिखवाता, यही इतने सारा मैंने चीजों को नहीं समझाता, तो अभी मैंने पूरी क्लासेस में इतना आपको समझाया है। यही चीज देखिए मैंने अपने लिए मुश्किल कर ली कि मैं आपको इतना बोल रहा हूं, चीजें इतनी कठिन लग रही हैं। आपको एक रूल मिल जाता ना, आप भी चुप बैठ जाते। आप मुझसे पूछते सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, आप कुछ भी नहीं पूछते, या पूछते भी तो मैं कहता रूल है, तो आप भी कहते सर रूल है तो रूल है, बस करे जाओ। अब कैसा रूल आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, रूल क्यों बना, ये रूल कब फेल हो सकता है, कब नहीं, कब काम करेगा कब नहीं, क्या सिचुएशन होगी। अब जो रूल वाले होते हैं, लो इसमें लगा लो रूल। अब यहाँ ये कंजंक्शन है, कैसे पता करोगे ये कंजंक्शन है, वो तो वही बात है जो मैंने पिछली बताई हैं, उसी से तो पता चलेगा। अब यहाँ तुम कंजंक्शन नहीं पढ़ोगे तो सिंस के बाद लो जी और मारोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख के। जो चीजें जिस तरह से समझाई जा रही है ना, उस तरह से ही समझनी है, तभी आपका प्रॉफिट है बेटा, वरना नहीं। तो अब हमें पता है कि सिंस के बाद जो भी टाइम का पॉइंट लिखा होता है, वो टाइम का पॉइंट क्या होता है, पास्ट का होता है। अब हम यहाँ देखें तो हैज लिखा है, हैज प्रेजेंट में यूज होता, तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पास्ट यूज करना है। पास्ट का कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट।
तो अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म लिखोगे इस वाले पार्ट में? तो हम लिखेंगे सिंस द सन रोज। तो जब सन रोज हुआ तो यहाँ लिख दो ROSE, इसको काट दो। तो इतने पार्ट की एरर हमने खत्म कर दी। अब हमें पता है टाइम डिसाइड द टेंस। सिंस के बाद जब भी टाइम का पॉइंट लिखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज होता है, आपको पता है। यहाँ रिजल्ट मेंशन नहीं है, वर्ब का कंटिन्यूअस बन जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सही है। नीचे देखो, इट हैज रेन्ड हेवीली सिंस आई वोक अप। सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखा जाता है, वो टाइम का पॉइंट पास्ट का होता है। किसी इवेंट को हमने टाइम का पॉइंट बना लिया, वो भी पास्ट का होगा। पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये लिखा है, इतने पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब टाइम डिसाइड द टेंस, इसके अकॉर्डिंग टेंस देख लो। टेंस क्या लिखा है, इट हैज रेन्ड। सिंस के बाद जब भी हम टाइम का पॉइंट लिखते हैं तो हम दो टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, जब दो कंडीशन नहीं हो, या तो कंटिन्यूअस नहीं बनता हो, वर्ब स्टेटिव हो, जो कि इसकी बन जाती है कंटिन्यूअस फॉर्म, या फिर रिजल्ट लिखा हो। अब रिजल्ट ये मैनर लिखा है, हैवीली रिजल्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मजबूरी है, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। तो कैसे इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओगे, ये भी आपको कमेंट में करके बताना है। यहाँ आप सीखने आए हो बेटा, तो आपको मुझसे ज्यादा चीजों को खुद से करना है। खुद की कलम चलाओगे, खुद की पेन चलाओगे तो और ज्यादा सीखोगे। आई बात समझ में? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। देखिए, इसमें मैंने कोई एरर नहीं रखी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है कंजंक्शन का। हमें पता है कि जब भी हम कंजंक्शन से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो जो मेन क्लाउज में जो मेन क्लाउज में जो टेंस होता है, हम वही सबऑर्डिनेट क्लाउज में रख सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है, अगर वो कंजंक्शन ऑफ टाइम उसके साथ मेंशन्ड हो, या कुछ तो चीजें ऐसी हैं, अभी इन चीज को छोड़ दो। देखिए, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं कर रहा, अभी आपने जितना पढ़ा था मैंने आपको उतना समझा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, ये एक्सरसाइज मैंने आपको घर से करने के लिए लेकर आया हूं। आप कहते हो ना कि थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कर। देखिए, जहां मुझे लगता है ना चीजों को ज्यादा समझाने की जरूरत है, एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर चीजें ऐसी जो आपके समझ में आए उनके थ्रू, तो मैं आपको उन चीजों को आपके सामने लेकर के आता हूं। जैसे अब मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊं अच्छे से, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज घर से भी लेकर के आया हूं। देखिए, अब मैं आपकी जो है ना इसमें मदद कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको इसमें कंजंक्शन में और प्रीपोजिशन में समझने में मुश्किल आए कि सिंस कहाँ कंजंक्शन है, कहाँ प्रीपोजिशन है। देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सिंस लिखा है। अब ये पहचानना है कि ये कंजंक्शन है, यानी कंजंक्शन है तो इसके साथ एक रीजन लिखा होगा। रीजन किसी दूसरे काम का, वो दूसरा काम ये है। इतना समझ आया? अब दूसरा काम ये लिखा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ कहाँ गई सिंस, ये है सिंस। अब सिंस के बाद या तो टाइम का पॉइंट लिखा होता है, या फिर एक रीजन लिखा होता है किसी दूसरे एक्शन के लिए। वो दूसरा एक्शन ये रहा, और दूसरे एक्शन का टाइम का पॉइंट लिखा होगा। दो चीजें होती हैं, सिंस ये रहा और सिंस ये रहा और सिंस ये रहा। अगर हम ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन पहचान लें तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना सा काम मैं आपके लिए करके देता हूं कि कंजंक्शन कब है और प्रीपोजिशन कब है, मैं आपको उतना समझा सकूं। तो अगर हम देखें तो सिंस द कंपनी हैज बीन सेटअप्ड, इट हैज बीन प्रोड्यूसिंग 2 मिलियन कार। कि जब से, अब देखो जब से का सेंस आ गया, जब से कंपनी सेटअप्ड हुई है तब से उनने 2 मिलियन कार बना दी। अब यहां जब से का सेंस है क्योंकि का, क्योंकि कंपनी सेटअप हुई है, उसने 2 मिलियन कार बना दी। अब क्योंकि कंपनी सेटअप हुई है तो इसका रीजन थोड़ा ही ना है कि उनने 2 मिलियन कार प्रोड्यूस कर दी। मान लो कि कंपनी कर ही नहीं पाती, कोई कंपनी सेटअप होगी तो उसका रीजन है कि वो 2 मिलियन ही करेगी, 3 मिलियन कर दे या ना भी करे। तो अगर हम देखें तो यहाँ ये जब से का सेंस दे रही है, और जब भी जब से का सेंस दे तो इसका मतलब इसके साथ लिखा गया जो है वो भी है टाइम का पॉइंट। अब हमें पता है टाइम का पॉइंट कहाँ का होता है, पास्ट का होता है,
और पास्ट का होता है तो ये वर्ब किसकी है, प्रेजेंट की, तो गलत हो गई। अब ये कैसे सही होगी ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद फिर टाइम डिसाइड द टेंस, तो अब इस पूरे एक्शन का टाइम डिसाइड द टेंस, तो इसका टेंस डिसाइड करना है कि कैसे क्या लिखना है, कब लिखना है। ठीक, अब अगर हम देखें दे हैव गिवन हिम द प्राइज, उन्होंने उनको प्राइज दिया, वेरी गुड। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, अब उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए और उसको प्राइज मिला। अब उसको प्राइज मिलने का रीजन है या टाइम का पॉइंट है आंसर करेक्ट करना। जब से उनने आंसर करेक्ट करे हैं, जब से उसे प्राइज का पॉइंट मिल रहा, अरे नहीं रे बाबा, यहां मतलब है क्योंकि उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं, इसलिए उसको प्राइज मिल रहा है। तो यहां पर ये कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के बाद ये जो लिखा है ये रीजन है। किस चीज का रीजन है? जो ये मेन क्लाउज में एक्शन लिखा है उसका। देखिए आपको पता है जब ये कंजंक्शन है तो मैं यहां इसमें मैंने कोई एरर नहीं दी है और इसको मैंने लिख दिया। देखो यहां भी दोनों में सेम टेंस और यहां भी सेम टेंस, ठीक है, दोनों में ठीक है। अब देखो सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली, जब से हम दिल्ली में पहली बार मिले थे ना तब से हम फ्रेंड है। अब यहां सेंसी जब से का आ गया क्योंकि हम दिल्ली में मिले थे हम फ्रेंड है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में जो अब सब मिले आपको सब आपके फ्रेंड है। तो आप अगर गौर से खुद ही थोड़ा सा सेंस लगाओगे ना, अपना अपना थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे तो समझ जाओगे। अब दिल्ली में किसी का मिलना एक इवेंट है कि दिल्ली में कोई व्यक्ति हमें मिला था और जब से वो हमें मिला है आज तक हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां पर हमने लिख दिया। तो सिंस यहां प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, टाइम का पॉइंट लिखा है। अब टाइम का पॉइंट जब सिंस प्रीपोजिशन के बाद लिखते हैं तो पहले इसे देखो कि क्या जो टाइम का पॉइंट लिखा है वो पास्ट का है, तो पास्ट में लिखा है यानी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो उसको लिख दो। फिर उसके बाद टाइम डिसाइड द टेंस, अब मेन क्लाउज में आ जाओ यानी मैन उसमें आ जाओ। तो जो ये है यहाँ पर आर लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंस के साथ लिख सकते हैं? तो जवाब है नहीं लिख सकते। तो फिर सिंस के साथ कौन सा टेंस लिखते हैं जब उसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा हो? तो जब सिंस के बाद टाइम का पॉइंट लिखा होता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? अब ये आपको बताना है बेटा, मैं इतनी देर से बताता हुआ आ रहा हूं, तो आपको वही टेंस इसमें लिखना है। आपको कमेंट में इस एक्सरसाइज के आंसर बताने हैं। ये मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं कि कैसे पहचानोगे आंसर्स क्या हैं, ये अब आपको लिखने हैं। मैंने आपको इतना बता दिया कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है। जैसे विराट कोहली स्कोर्ड 18 सेंचुरी सिंस ही स्टार्टेड प्लेइंग। अब क्योंकि उसने खेलना शुरू किया है इसलिए उसने 80 सेंचुरी बना दी। तो ये कोई सेंस लग रहा आपको? अब मान लीजिए कोई किसी खेलना शुरू कर दिया किसी ने, क्योंकि कोई खेलना शुरू कर रहा है तो इसलिए 80 सेंचुरी बनाएगा, ये जरूरी थोड़ी ना इतने सारे प्लेयर्स खेलने हैं। जब से उसने खेलना शुरू किया है अब तक 80 सेंचुरी बना चुका है। अब देखिए मुझे इतना क्रिकेट के बारे में नहीं पता, कोई हो सकता कुछ क्रिकेट लवर यहाँ हो और वो ऑफेंड हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो और इतनी नहीं, उसने तो इतनी बना रखी है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि जब से उसने खेलना शुरू किया है तब से लेकर हम अब तक की बात करें तो उसने इतनी सेंचुरी स्कोर कर दी। तो हम जब से का सेंस आ गया और जब से का सेंस आ गया तो हमने फिर इसका मतलब प्रीपोजिशन है, और जब ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद टाइम का पॉइंट लिखा है, और जो भी ये टाइम का पॉइंट है अगर हमने किसी इवेंट को एज अ टाइम पॉइंट बना के लिख दिया है तो ये पास्ट का होगा। तो देखो क्या ये पास्ट में लिखा है, तो लिखा है तो सही है। अब इसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड द टेंस। अब देखो क्या हम सिंस प्लस टाइम के साथ इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट? तो जवाब है गलत। तो फिर कौन से लिख सकते हैं? दो ही हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं। कौन सा लिखना है ये अब आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं बेटा। देखिए आधा चीजें तो मैंने यहां सोल्व भी कर दी, लेकिन अब आप अब भी इतने में भी आंसर ना दें तो आप बहुत गलत ट्रैक पर। रिवीजन की जरूरत है आपको, फिर अभी भी सुधर जाओ क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला बेटा, ये लास्ट चल रहा चीजों का। सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली वी हैव नोन टू ईच अदर, जब से हम दिल्ली में मिले हैं तब से हम एक दूसरे को जानते हैं।
दिल्ली में मिलना क्या एक दूसरे को काटने का रीजन हो सकता? क्योंकि हम दिल्ली में मिले थे? हो सकता है अभी आपको लगेगा, लेकिन नहीं, हम जब से दिल्ली में मिले हैं तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन होने की वजह से इसके बाद जो भी एक्शन लिखा है वो एक टाइम का पॉइंट है। वेरी गुड। अब टाइम का पॉइंट जो भी होगा ये पास्ट का ही होगा, पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। अब टाइम डिसाइड द टेंस, इसके अकॉर्डिंग अब इसका टाइम डिसाइड करो, सॉरी इसका टेंस डिसाइड करो। अब टेंस क्या इसके साथ लिखा जाता है वो आपको लिखना है। देखिए आज के लिए जो मुझे समझाना था वो सारा खेला एक सिर्फ इतनी बात के लिए था कि इफ एन एक्शन इज यूज्ड एज अ पॉइंट ऑफ टाइम विद सिंस इट मस्ट बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द अदर एक्शन मस्ट बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जब भी हम सिंस के बाद किसी एक्शन को, किसी इवेंट को एज अ पॉइंट ऑफ टाइम बना करके लिखें तो हम वो पास्ट का होता है, इसीलिए हमें उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। और जो दूसरा एक्शन, जो मेन एक्शन है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। अब कब क्या लिखना है ये आपको अच्छे से पता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए चीजें कठिन तो हैं, कहीं ना कहीं कठिन है, मानना पड़ेगा, और इसीलिए लोग नहीं सीख पाते। हम ना, और जितनी कठिन चीज है ना अभी शुरू में एक दो चैप्टर में ही चल रही है, बात तो नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें तो बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें। तो ये शुरू का सफर जो होता है ना ये थोड़ा सा कठिन रहता बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो हमने जो कठिन चैप्टर्स थे, जो लोगों के लिए बड़ा हुआ था, जो लोगों को बड़े हार्ड लगते हैं, जिन्हें समझाना समझना बड़ा मुश्किल होता है, जिनमें टीचर अक्सर ये रूल दे दो वो रूल दे दो दे दिया और अपना पीछा छुटा लिया बच्चों से, क्योंकि कोई नहीं टीचर ही इतना समझाना चाहता, दो चार रूल लिखवाए। तो मैंने उन चीज़ों को पहले रखा है सिलेबस में और पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बेहतरीन तरीके से। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।